इतनी बड़ी घटना में मुख्यमंत्री का कोई बयान सुना आपने? आप मुझे बताओ। बड़ी बात यह है, मुझसे मेरे मरने से किसको फायदा है? ये राजनीतिक इशू है, राजनीतिक रूप से किसको फायदा है, लेकिन मेरी वजह से किन लोगों को तकलीफ है, ये बड़ा सोचने का सवाल है। मुश्किल से 50 मीटर आगे बढ़ा हूंगा, बराबर से मैं फोन में एक फोन आया, उसको देख रहा था, बराबर से गोली चली, शीशे को टकराती वो लगी, शीशा ब्लास्ट हुआ, मैं झटके से देखा। इतना दूसरी गोली मुझे, जो जिस गाड़ी से गोली चल रही थी, वो गाड़ी मुझसे 10 मीटर आगे जाके 5-10 मीटर करीब खड़ी हो जाती है, और वहां से एक लड़का झूलता हुआ खिड़की पकड़ के बाहर निकलता है, और वो वहां से फायर करता है। मैं नीचे बैठ जाता हूँ। मैं जब यहाँ रहता हूँ, घर पे आता हूँ, तो कई बार यहाँ रेकी वगैरह उस तरह की हुई है, और मैंने यहाँ के उच्च अधिकारियों को सूचित भी किया। मैंने 2 साल पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, मैंने सूचित किया था, मैंने एप्लीकेशन भी डाली सुरक्षा के लिए, फिर मैंने दोबारा एप्लीकेशन डाली। उन्होंने इस मामले को बहुत सीरियसली नहीं लिया। तो बिना सत्ता के संरक्षण के इतना हौसला नहीं आ सकता है। मैं भी हिम्मत रखता हूँ, मेरे पास भी हथियार हो सकते थे, मैं भी हमला कर सकता, जवाब उनकी जान भी जा सकती थी, मेरे जो 7 लोग थे उनकी जान भी जा सकती थी। उनको इस बात का भी वो होगा। तो जब इतना कुछ है, तो कोई तो संरक्षण था, जिनको उनको ये पता था मेरे पास हथियार नहीं है, यानी कि इनके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ हैं। आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो पहचान है, वो तो हालांकि सब लोगों से है, किसी की मोहताज नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिनों में जो परसों आप पर हमला हुआ, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि क्या था वो हमला, किस तरीके से हुआ, क्या माहौल था। एक तो वो हमारे दर्शकों को जरूर बताइए, और उस दौरान जिस समय ये वाकया हुआ, क्या स्थिति थी, मनोस्थिति क्या हुआ था? मैं दिल्ली से वापस आ रहा था घर, एक साथी कार्यकर्ता की माता जी की डेथ हुई थी। मैं सुख में जाऊं ना जाऊं, लेकिन दुख में अक्सर जाता हूं। मैं उनके घर गया, उनके घर से वापस लौटा था। जो मेरे मुजफ्फरनगर की हमारी टीम थी, मैंने उनसे कहा कि आप लौट जाओ। एक हमारे रविदासी समाज के संत की डेथ हो गई थी दुर्घटना में, मुझे उनके दर्शन के लिए जाना था। मुश्किल से 50 मीटर आगे बढ़ा हूंगा, बराबर से मैं फोन में एक फोन आया, उसको देख रहा था, बराबर से गोली चली, शीशे को टकराती वो लगी, शीशा ब्लास्ट हुआ, मैं झटके से देखा। इतना दूसरी गोली मुझे लग चुकी थी। मुश्किल से 20 सेकंड के अंदर 3 से 4 गोली चली। दूसरी गोली में मैंने मनीष से कहा कि फायरिंग हो रही, गिर गए। जो जिस गाड़ी से गोली चल रही थी, वो गाड़ी मुझसे 10 मीटर आगे जाके 5-10 मीटर करीब खड़ी हो जाती है, और वहां से एक लड़का झूलता हुआ खिड़की पकड़ के बाहर निकलता है, और वो वहां से फायर करता है। मैं नीचे बैठ जाता हूँ। फिर मनीष गाड़ी आगे करता है, और मैं उनसे कहता हूँ कि यू टर्न लेके वापस ले लो गाड़ी। मुझे ऐसा लगा कि उनको वो आश्वस्त होना चाह रहे थे कि जिंदा है, मर गया है। जब उन्हें लगा कि जिंदा है, तो फिर उन्होंने इसलिए वहां जाके सामने से फायर की, और जब उन्हें लगा कि अब वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो फिर उन्होंने गाड़ी वहां से भगा ली, और मैंने भी अपनी गाड़ी दूसरी साइड ले ली। फिर मैं मैंने यहाँ के उच्च अधिकारियों को फोन किया कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, और फिर मैंने एक गांव में ले जाके सुरक्षित जगह पे गाड़ी रोकी। मैं उसका अपने कार्यकर्ता के घर गया, वहां मैंने देखा बुलेट्स थी गाड़ी में, शीशे टूटे हुए थे, और मुझे खुद लगी थी, ब्लड निकल रहा था। फिर मैं लेट गया, तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया। उसके बाद का मुझे सही तरह याद नहीं। तो आप क्या खुद ड्राइव कर रहे थे उस वक्त कार को? क्या था, मतलब ये ऐसी क्या कोई भनक थी कि इस तरीके का हमला हो सकता है, इस तरीके का जानलेवा हमला हो सकता है? क्योंकि पॉलिटिकल मायनों में अगर हम देखें तो बहुत सारे हमले होते हैं और कई सारे लोगों पर हुए हैं, तो क्या आपको इस तरीके की आशंका थी कोई कभी इस तरीके की? मैं जब यहाँ रहता हूँ, घर पे आता हूँ, तो कई बार यहाँ रेकी वगैरह उस तरह की हुई है, और मैंने यहाँ के उच्च अधिकारियों को सूचित भी किया। मैंने 2 साल पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, मैंने सूचित किया था, मैंने एप्लीकेशन भी डाली सुरक्षा के लिए, फिर मैंने दोबारा एप्लीकेशन डाली। उन्होंने इस मामले को बहुत सीरियसली नहीं लिया। तो फिर अभी 8 दिन पहले मैं नोएडा में था, किसानों के प्रोटेस्ट में गया था। वहां एक गाड़ी ने हमारी गाड़ी को इस तरह से आगे पीछे उसने किया, तो
मैंने उसको इग्नोर कर दिया और हम चले आए। उस दिन कुछ आइडिया नहीं था, मुझे था मेरे जिले में तो हो नहीं सकता। यहाँ तो मैंने यहाँ के प्रशासन से मैंने कहा कि मेरा जिला है, कोई व्यक्ति किसी पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ ये मेरा परिवार है। मैं यहाँ चुनाव में भी जाता हूँ कुणाल भाई, तो कहता हूँ कि देखो, ये नहीं कहता कि वो पार्टी का प्रत्याशी खराब, मैं कहता हूँ सारे प्रत्याशी अच्छे, लेकिन मेरा ज्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये मेरा परिवार है, मेरा जिला, और मैं यहाँ किसी मामले में इन्वॉल्वमेंट, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और मैं ये भी मानता हूँ, हो सकता है जब घटना खुलेगी तो वो लोग यहाँ के होंगे भी नहीं, क्योंकि चाहे कुछ भी है, व्यक्तिगत मेरे किसी को झगड़ा नहीं, वैचारिक झगड़ा हो सकता है, और राजनीतिक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर कोई राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रहा होगा, नुकसान के लिए किसी को नुकसान हो रहा हो, तो इतना बड़ा कदम मैं इसको सही नहीं मानता, लोकतंत्र में इस भाषा को सही नहीं मानता। लेकिन ये हमला हुआ, घटना हुई, ये एक सत्य है। कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, हिरासत में भी लिए गए हैं। क्या आपको जानकारी है कौन से लोग हैं? क्योंकि ये जानने के लिए तो आपके मन में भी उत्सुकता उतनी ही होगी कि हाँ, कौन लोग हैं जो आप पर हमला करना चाह रहे थे, आपको जान से मारना चाह रहे थे? नहीं, उत्सुकता है ये जानने की कि ऐसा कौन है जो मुझे मारना चाहता है, और मुझे मेरे मरने से उनको क्या लाभ है। मैं जैसे इस तरह इसको समझ पा रहा, एक उन्होंने जो घटना की, जैसे गाड़ी जहां से बरामद हुई, वो गुजर समाज का गांव है, मुझे ऐसा भी लगा, उसके बाद मुझे ऐसा लगा, मेरे माइंड में बात आई, उत्सुकता तो है कि पता लग जाए और वो ही बताएं कि क्या चीज थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो दलितों और गुजरों में झगड़ा कराना चाहते थे कि अगर गुजर समाज के गांव से गाड़ी बरामद होगी तो दलितों गुजरों में आक्रोश है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा है। मैंने बहुत मुश्किल से शांत किया उनको। अगर जैसे गांव में लोग इकट्ठा हो रहे थे, मैं अगर अपील ना करता तो परिणाम कुछ और हो सकते थे, क्यों हमारे साथी मेरे लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। पहले भी कई बार उन्होंने इस बात को करके दिखाया, तो मुझे लगता है ऐसा कोई आशंका थी। मैं लोगों से कहूंगा कि आपस में झगड़े, इसलिए मैंने अपील की। जब मुझे कान में बात आई कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं गांव में, झगड़ा हो रहा है, तो मैंने अपील की, और सबसे अपील की, अपने सारे लीडर से कहा कि अपील करें, जो लोग इकट्ठा हो तो उनसे अपील की। देखो, मैं कुणाल भाई ये कहूंगा, डर की एक सीमा होती है। राजनीतिक डर ऐसा है कि आदमी को आज की सरकारें कहाँ डरा सकती हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, मुकदमे, जेल। ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मुकदमे मेरे ऊपर इतने लगा दिए गए हैं, मैं उनको झेल रहा हूँ। जेल जाने से नेता डरता है, मैं जेल काट आया हूँ, 2 बार तिहाड़ होया हूँ, अन्य कई जेल काट ली है, राजस्थान तक जेल में रहा हूँ। अब ये एक गोली का वो रह रहा था, गोली उन्होंने चला ली, अब तो कोई डर ही नहीं बचा। अब क्या होगा? इससे मैं कमजोर थोड़ा हो जाऊंगा। मैं इस गोली से ना डरा हूं, ना डरूंगा। एक की जगह ज्यादा गोली लग जाती तो भी मैं, कल मेरी रैली है भरतपुर में जाऊंगा। तो आप कह रहे हैं कि रैली में आप जाएंगे, साथ ही साथ आप कह रहे हैं गोली से कमजोर नहीं हुए। कई लोग कह रहे हैं कि गोली से मजबूत हो गए हैं चंद्रशेखर आजाद। मजबूत हो गया हूँ, यही एक डर, यही एक बचा था। देखो, डर के मैंने कहा ना, स्टेप होते हैं ये आखिरी था कि आदमी के जान पे बनाए। जान पे तो मेरी पहले भी कई बार बनी, बुलंदशहर में गोली चली मेरे ऊपर, मेरे पास में मुजफ्फरनगर में। देखो, कानून की जो है सरकार, उससे थोड़ी नाराजगी इस बात की है। मुजफ्फरनगर में मेरी गाड़ियों पे हमला हुआ था जब हम ये चुनाव जीते। दर्द हो रहा है आपको? दर्द हो रहा है, ज्यादा देर बैठ नहीं पा रहा। जब हम खतौली का उपचुनाव जीते, तो उसके बाद में एक धन्यवाद सभा में गया था, उस दिन मेरी गाड़ियों पे हमला हुआ, और मैंने, पुलिस के अधिकारी मौजूद थे मौके पर, उन्होंने कहा हम बहुत कुछ कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उसका परिणाम ये हुआ कि उससे अपराधियों के हौसले बढ़ गए। उन्हें लगा कि भाई कुछ होता तो है नहीं, और वैसे भी एक दलित का बेटा, मार दो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा कि सजा हो जाएगी, लेकिन गौरव तो बढ़ जाएगा। तो अगर उस घटना पे सही कार्रवाई होती तो आज ये इतना बड़ा घटना नहीं होती। उससे ना, मैंने हमेशा कहा, अपराधी का संरक्षण देने से, अपराधी को, अपराध का समर्थन करने से अपराधियों को बल मिलता है, अपराध कम नहीं होता। यहाँ सरकार की जो सोच है अपराधी को संरक्षण देने की, वो गलत है। मैं इसका कभी समर्थन, और किसी सरकार का समर्थन नहीं करूंगा। अगर कोई अपराधी को संरक्षण देगा, मैं उसका कभी समर्थन नहीं करूंगा। अच्छा, लेकिन आपने कल कह दिया, ये इसकी अभी पुष्टि भी नहीं हुई है कि किन लोगों ने हमला किया। आपने कहा कि ये राजनीतिक तौर पर संरक्षित हैं, ये एक तरीके से राजनीतिक आप पर हमला था, राजनीतिक लोगों ने करवाया। ये आपने किस तरीके से ये निष्कर्ष निकाल लिया, जबकि अभी आप भी कह रहे हैं कि आपको पता नहीं कि किसने हमला किया, कौन लोग इसके पीछे थे? देखो, ये बहुत आसान है। गाड़ी हरियाणा नंबर की है, पूरी घटना राजनीतिक प्रेरित थी, क्योंकि मुझे, जब हमने इसकी इनपुट इकट्ठा की एक दिन में, तो वो 10 साढ़े 10 बजे से हम आसपास मौजूद थे, रेकी कर रहे थे। जरूरी नहीं यही लोग शामिल हो, और भी लोग शामिल हो, कहीं और भी कोई गाड़ी खड़ी हो, इनसे चूक जाते तो उनका सामना करना पड़ता। हो सकता है इसमें बहुत सारे सफेद पोस्ट भी शामिल हो, कुछ अधिकारी भी शामिल हो। राजनीतिक प्रेरित इसलिए क्योंकि गांव, गुजर समाज के गांव में जाके गाड़ी खड़ी कर दी, इसलिए भी राजनीतिक प्रेरित लग रहा है कि कोई झगड़ा हो जाता। और सबसे बड़ी बात और अहम, जिसपे हमारा ध्यान जाना चाहिए,
कहाँ है पुलिस का इंटेलिजेंस? पुलिस को एक एक सेकंड की सूचना होती है कि चंद्रशेखर कहाँ से जा रहे हैं, किस आंदोलन में क्या। उस दिन कहाँ था पुलिस का इंटेलिजेंस? उनको नहीं पता कि इस तरह कोई तैयारी कर रहा है, कोई बाहर गाड़ी आकर और इस तरह से लोग वो कर रहे हैं। कहाँ क्या है, ये कौन सी कानून व्यवस्था है? तो बिना सत्ता के संरक्षण के इतना हौसला नहीं आ सकता है। मैं भी हिम्मत रखता हूँ, मेरे पास भी हथियार हो सकते थे, मैं भी हमला कर सकता, जवाब उनकी जान भी जा सकती थी, मेरे जो 7 लोग थे उनकी जान भी जा सकती थी। उनको इस बात का भी वो होगा। तो जब इतना कुछ है तो कोई तो संरक्षण था जिनको उनको ये पता था मेरे पास हथियार नहीं है, यानी कि इनके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। उनको ये भी पता था कि वो वहां से अकेली गाड़ी से गुजरेंगे या उनके साथ के लोग आगे पीछे हैं। तो सब कुछ बड़ा षड्यंत्र करके किया गया था और बिना सत्ता के संरक्षण के यहाँ किसी नेता की हत्या आज तक नहीं हुई है। आप जिसकी देखोगे आपको यही मिलेगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि किन की बात कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, आप किसी का उठा के देखो, बिना सत्ता संरक्षण की हत्या नहीं हुई है। यहाँ तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक सिपाही हूँ माननीय काशीराम बाबा साहब मूवमेंट का, लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री की हत्या हुई है। तो मुझसे किसी का मैंने किसी का बुरा ही नहीं किया, तो मुझसे क्या किसी का विरोध हो सकता? मैं तो चाहता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो, और अगर इनसे नहीं हो रहा तो सीबीआई जांच करा के मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन लोग हैं जिनको मुझसे इतना खतरा है, जो मेरी जान लेना चाहता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी जान से डरेंगे नहीं लोग। मेरी जान जाने से, मेरी जान जाने से हमारे लोगों में और बल पैदा होगा, और चंद्रशेखर पैदा होंगे, और क्रांति पैदा होगी, और लोग और तन मन धन से काम करेंगे। लेकिन ये भाषा मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन आप एक दलित युवा नेता हैं, कौन है जो आपको कांटे की तरह समझता है? कौन अपने रास्ते से कांटा निकालना चाहता है? कुछ आपको तो आवाज तो जरूर होगा। आप कह रहे हैं कि सत्ता से संरक्षण है, कौन है? क्या आप सीधे सीधे सरकार पर लांछन लगा रहे हैं या और भी कोई हो सकता है? इतनी बड़ी घटना में मुख्यमंत्री का कोई बयान सुना आपने? आप मुझे बताओ। बड़ी बात ये है, मुझसे मेरे मरने से किसको फायदा है? ये राजनीतिक इशू है, राजनीतिक रूप से किसको फायदा है, लेकिन मेरी वजह से किन लोगों को तकलीफ है, ये बड़ा सोचने का सवाल है। मैं करता क्या हूँ, ये भी इसके लिए इस काम को जानने की जरूरत है। मैं कमजोरों की आवाज उठाता हूँ। पहले गांव में बच्चों का रेप होता था, हत्या होती थी, अपमानजनक काम होते थे, उनपे मुकदमे दर्ज होते, गांव पंचायतों की चीजें खत्म हो जाती थी, कोई मुकदमा लिखा था। आज मुकदमे लिखे जाते हैं, लोग जेल जाते हैं। घोड़ी चढ़ने पे अन्याय होता है, चंद्रशेखर जाता है। मूछे रखने पे किसी हत्या, चंद्रशेखर जाता है। पानी छूने पे किसी हत्या होती है, चंद्रशेखर जाता है। आज उन अपराधियों को सजा मिलती है। और देखो, मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, जाति, भारत में जाति व्यवस्था में दलितों में पैदा हुआ, चमार जाति में पैदा हुआ, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं जाति व्यवस्था को नहीं मानता। मैं भी पहलवानों के लिए लड़ा, इसलिए लड़ा कि उनके ऊपर जाति का इल्जाम लगा। मैं भी गुर्जर समाज के गौरव की यात्रा के लिए संघर्ष किया। मैंने जो है किसानों की लड़ाई लड़ी। किसान में तो कोई जाति नहीं है। अभी मैं ग्रेटर नोएडा में नोएडा 30 पे तार लगाने के लिए चला गया, जब 33 किसान बंद कर रखे थे, वो छूटे बेचारे। मैं तो हर उसके लिए लड़ा। मैं CN पर NRC में लड़ा। सरकार को मुझसे खतरा है। CN पर NRC में जो उन्होंने माहौल बनाया था हिंदू मुसलमान का, वो नहीं कामयाब हो पाए। जब मैंने आगे कॉन्स्टिट्यूशन की बात रखी और मैंने सच बताया कि किसके खिलाफ है, तो उनको पीछे हटना पड़ा। तो मैं तो सबके लिए लड़ता हूँ। जाति की वजह से आप मुझे दलित नेता कहते रहेंगे, लेकिन मैं बहुजन समाज में पैदा हुआ हूँ और देश की हर बहन बेटी के सम्मान के लिए लड़ना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ मेरी लड़ाई नौजवानों के लिए, रोजगार की है, किसी एक जाति के लिए थोड़ा ही है। लेकिन महंगाई आप के खिलाफ हूँ। पहले भी मेरी बात हुई है, बहन मायावती के लिए आप कहते हैं कि वो आप उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते भी हैं। लेकिन ये हमला हुआ, पूरे देश से नेताओं का मैसेज आए, ट्वीट आया, बयान आया, तमाम पार्टियों का। आपने एक तो नाम ले लिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बहन जी ने भी कुछ नहीं कहा। देखो, मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ भलाई होगी जो उन्होंने कुछ नहीं कहा, और मैं समझता हूँ उनका प्यार आशीर्वाद मुझे पहले से मिलता रहा, और अगर उनकी चुप्पी है तो इसमें भी मुझे लगता है कि कुछ भलाई होगी मेरी। उनकी चुप्पी में भी मेरा लिए आशीर्वाद ही होगा। मैं तो उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ, वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, और मैं उनके सम्मान का भी वो समझता हूँ। अभी मेरा कद शायद इतना नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ लिखे, तो मैं मगर ये सोचता हूँ जब मेरे साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। मुझे चिंता है विपक्ष के उन लोगों की जो मुखर होकर लड़ रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है, मुझे छोड़िए, लेकिन जो नेता अपने अपने समाज के लिए और उत्तर प्रदेश या देश भर में राजनीति कर रहे हैं अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी जान खतरा है। क्योंकि जो सरकारें बैठी हैं वो आज आलोचना, विरोध को बर्दाश्त नहीं कर पा रही और वो उसको कुचलने के लिए हथियारों का प्रयोग कर रही है। मैं इस भाषा को सही नहीं मानता। आपको ही पता है ना, बीजेपी के नेता नारे लगाते हैं गोली मारो सालों को, तो उनके संदेश गांव गांव तक जा रहे हैं कि जिससे आपका विरोध है उसको गोली मार दो।
ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में आप मैदान में आके मुकाबला कीजिए। मैंने तो अभी चलना भी नहीं सीखा। 3 साल की हमारी पार्टी है, मैं तो अभी घुटनों पे भी नहीं हूँ। अभी तो लोगों ने मेरा नाम ही जाना है। अभी तो मैं काम करूंगा 10 साल 20 साल, आप देखना। तो मुझसे मुकाबला करना है ना, 2-4 साल बाद मैदान में करना। किनको कह रहे हैं? बहन जी को कह रहे हैं? नहीं, मैं सरकार के लोग, बहन जी तो इतनी ताकत में बेचारी है ही नहीं, वो तो लगातार उनका जो ग्राफ है ना गिर रहा है। तो लेकिन जो सत्ता में है और जो सत्ता संरक्षण में अपराध करा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ। जो ये कहते हैं कि हम जो है, हमने उसको ठोक दिया, हमने इसको ठोक दिया, जिसका श्रेय लेते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कुछ दिन दो मुझे। आपकी 20-30 साल की पार्टी है, आपके 40-100 साल पुराने संगठन है, मुझे कुछ दिन तो दो। काशीराम साहब की तरह मैदान में जाकर काम तो करने दो। इस तरह के माहौल से बाहर निकल के फिर मेरा सामना करना, मैदान में आके मेरे लोगों का सामना करना, फिर बताऊंगा। जिस वोट को मान्यवर काशी साहब ने इस बात के साथ तैयार किया कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी, उसको संगठित करने तो दो, फिर मुकाबला करना कि नोटों वाले जीतेंगे या वोटों वाले जीतेंगे। अच्छा, आपने कल कहा कि मैं तो हेडमास्टर का बेटा हूँ, कोई रानी का बेटा थोड़ी हूँ। क्या था? किस रानी के बेटे की तरफ आपका इशारा था? नहीं, रानी से बेटे का मतलब ये है कि मैं किसी धन्ना सेठ उद्योगपति का बेटा नहीं हूँ जिसकी सुरक्षा में बहुत कुछ होगा, या जिसके जीवन को उस तरह से, क्योंकि देखो बड़ा आदमी मरता है ना तो कानून बनते हैं, कानून बदलते हैं। गरीब आदमी मरता है तो मजाक उड़ती है। तो मैं गरीब हूं तो, और इन्हीं वर्गों में से आता हूं, इनमें से एक हूं, तो शायद मेरे मरने से शायद कानून ना बदले, सरकार ना जागे। लेकिन अगर कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा नेता, किसी उद्योगपति के परिवार से किसी को नुकसान होगा तो शायद जो है बहुत बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसा मैंने कई बार देखा। कई लोगों ने कहा कि रानी से आपका कुछ विशेष आशय था। राजा भी आप कह सकते थे, आप धन्ना सेठ भी कह सकते थे, लेकिन रानी का बेटा आपने कहा है तो इशारा कहीं और है। जरा मुझे जहां तक पता है चंद्रशेखर आजाद तो बहुत बेबाक है, जब बता दीजिए कि क्या है रानी से आशय किन की तरफ था? मैं राजा के बेटे के बारे में कह देता हूँ कि मैं राजा का बेटा नहीं हूँ, मगर मैं अपने पापा को राजा से कम नहीं मानता, जिन्होंने मुझे ऐसे माहौल में पाल पोस के बड़ा किया, मेरी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा, जिनका आशीर्वाद आज भी मुझ पे है, जिन्होंने मुझे लायक बनाया, मुझे संस्कार और लड़ना सिखाया, वो भी राजा से कम नहीं है। हर बाप जो है ना, पिता बेटे के लिए हीरो ही होता है, राजा ही होता है। हर माँ भी रानी होती है। लेकिन क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, इसलिए मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं राजा का बेटा नहीं हूँ इसलिए, मगर मेरे पिता और मेरी माँ राजा रानी से कम नहीं, और दुनिया के हर पिता माँ उनके बच्चों के लिए राजा रानी है। आपने कल ये भी बात कही थी, बेगमपुरा समाज की बात कही। बेगमपुरा राज। जी, बेगमपुरा राज, दलित गुर्जर संबंध। आप पूरे पॉलिटिशियन बन गए हैं, आपको पूरा सामाजिक समीकरण समझ में आने लग गया है कि क्या है ये नया समीकरण आपने क्या बना दिया? क्या था इसके पीछे? तो कुछ कहने की जरूर रही होगी, चुनाव भी आने वाले हैं 2024 के, तो कुछ आप समीकरण बनाने में लगे होंगे। नहीं, मैं जो वंचित वर्ग है, मैं इस पे 2-3 चीजें आपको कहूंगा, अगर आप दिखा पाए, आप इसको कट ना कर पाए। ये लाइव चल रहा है यूपी तक। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, फिर अच्छा है, तो ये इसमें बड़ा आनंद आएगा आपको सुनने में। पहले हम बेगमपुरा राज पे बात करते हैं। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। आज से 650 साल पहले संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज ने कैसे राज की कल्पना की। बेगमपुरा राज, जिस राज में बेगम, जिसमें कोई गम ना हो, कोई भय ना हो, कोई लूटपाट ना हो, कोई छुआछूत ना हो, कोई भेदभाव ना हो, किसी महिला का शोषण ना हो, किसी बहन बेटी को डर ना हो, लोग चैन से जी से, किसी को खाने के लिए अन्न की, कपड़े तन ढकने के लिए कपड़े की, पीने के लिए पानी, किस तरह की समस्या, ऐसा राज, मानवता का राज, उसको बेगमपुरा राज कहते हैं। ऐसा राज आना चाहिए। वो तभी आएगा जब इन विचारधारा को मानने वाले लोगों के हाथ में राजनीतिक शक्ति आएगी। पहली बात। आपने दलित गुर्जर समीकरण की बात करी, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, गुर्जर समाज का ऐतिहासिक रूप से मैं उसको पढ़ता हूँ, बहुत बड़ा, आजादी से लेकर सब चीजों में इतिहास, 1857 क्रांति, कोतवाल धन सिंह गुर्जर का योगदान, माता दीन वाल्मीकि जी का योगदान, विजय सिंह पथिक जी का योगदान, ऐतिहासिक रूप से पढ़ो मां पन्ना धाय का योगदान, आशा गुजरी जी का योगदान, और संघर्ष में कर्नल किरोड़ीलाल बैसला जी का योगदान। 75 गुजरों को गोली मारी गई, हक की लड़ाई लड़ते, अपने हक की मांग करते हुए। बीजेपी की सरकार थी, खुलेआम जाट आरक्षण पे यहाँ जाट समाज के लोगों को मारा गया। मैं, जो लोग अपना हक चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तैयार हो चुके, मैं उनको इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूं कि आपस में जातियों का झगड़ा ना हो। देखो,
हम जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, जोड़ के ही काम आगे बढ़ सकता है। आज जहां ऐसा माहौल है वहां इन लोगों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं या जो समझ चुके हैं चीजों को कि जब आप अपने हक के लिए जाओगे तो आपको सामना करना पड़ेगा, सरकार को मार भी खानी पड़ेगी, गोली भी खानी पड़ेगी, उन लोगों को मैं संगठित करना चाहता हूं। और ये पूरा झगड़ा मुझे लगता है कि जिनको मैंने एकता बनाई उनमें झगड़ा कराने का भी प्रयास था मेरी हत्या के बाद। अगर मेरी हत्या हो जाती है मेरे साथ वाले तो हम क्या जवाब दे पाते किसने की और कौन था। लेकिन उस गाड़ी को देख के बहुत बड़ा जो है झगड़ा हो सकता था, मैंने उसको रोका। अब मैं गया था ना नोएडा अथॉरिटी पे, वहां ज्यादा लोग गुर्जर और यादव समाज के बंद थे। उन माओ ने मुझे ना गले लगा के आशीर्वाद दिया जब वो हमें सफलता मिली, उन्होंने आशीर्वाद दिया। ये प्रेम मुझे लड़ने की शक्ति देता है। जब मैं किसी गांव में जाता हूं, आज यहाँ माएँ आ रही हैं, मैं उनको जानता भी नहीं, वो मेरे सर पे हाथ रख के कहते हैं कि वो अपने शब्दों के भगवान तुम्हें खुश रखे, सारी बलाओं से मुसीबत से बचाए। मैं जब पहलवानों के लिए लड़ा, मैं सारी लड़ाई आते में, मेरी बहन साक्षी मलिक आई एक दिन में, और मैं मानता नहीं उन सब चीजों, लेकिन फिर भी वो राखी वो अपने हाथ का जो उसको जिसको सुरक्षा तंत्र मानते मुझे देके गई, और वो रो रही थी, उसने मुझे रुला दिया। जब वो खूब रोई तो मैंने कहा तो रोएगी ना, तो मैंने आते भी उसको डांटा कि बहनों के आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। ये प्यार कमाया कुणाल भाई, ये पैसे से नहीं आता है, ये संघर्ष से आता है। और उन्होंने मुझे लड़ते हुए देखा, जब मैं शिक्षक भर्ती में लड़ता हूँ, उनके साथ रह के रोकी सूखी खाके उनके साथ जमीन पे लेटता हूँ, उनको विश्वास होता है कि हम में से एक है। तो मैंने जो कुछ कमाया वो संघर्ष से। और आज इतने लोग मेरे साथ, हम तनख्वाह नहीं देते हैं ना, हमारी पार्टी इतनी बड़ी हुई है, कोई बहुत सारे एमपी मिल रहे, लेकिन उनको ही भरोसा है कि हमारा ये सच्चा आदमी, ये हमें धोखा नहीं देगा, और हम इसके साथ खड़े होकर हम सुरक्षित हैं। आज गांव में नीला पटका डाल के अपने आप को आदमी ताकतवर समझता है, मैं आर्मी कह के खुद को, उनके पीछे चंद्रशेखर खड़ा। ये मैंने संघर्ष से हासिल किया है। मैंने पीठ पे लाठियां खाई हैं, आज गोली भी खा ली, इससे क्या फर्क पड़ा। मैं ताकतवर हुआ, इतना ताकतवर हुआ हूं कि कल आप मुझे सुनेंगे, भले ही मैं कम बोलूं, भले ही, क्योंकि मैं एम्बुलेंस से जा पाऊंगा, नहीं बैठ पा रहा हूं, घाव है, और मानसिक रूप से भी तकलीफ तो हुई है, उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं कल भी वहां ये बात कहूंगा कि मैं नहीं लड़ने वाला हूँ। भीड़ होगी वहां, आप और मैं जानते हैं, लोग आएंगे, आते हैं लोग मुझे बहुत सुनने के लिए, लेकिन उस भीड़ से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें हिंसा के रास्ते पे नहीं, संविधान के रास्ते पर वोट की शक्ति से हम लोग ताकत हासिल करके परिवर्तन कर सकते हैं। मैं लोगों से यही अपील करूंगा, शांति बना के आगे बढ़ते रहें, और हमारा अंतिम लक्ष्य इस देश में इस तरह का, इस विचारधारा का राज स्थापित करना है, बंटवारा नहीं। लेकिन 2024 का चुनाव था और आपको लेकर के बड़ी चर्चा है कि आप जयंत जी के साथ तो वेस्टर्न यूपी में हैं ही, अखिलेश यादव के साथ भी पहले से संबंध आपके बेहतर हुए, बीच में जब विधानसभा चुनाव में थोड़े संबंध आपके खराब हो गए थे। किस तरीके से देख रहे हैं? विपक्षी एकता की भी बात इस समय चल रही है, बहुत बड़े स्टेज पे हो रहा है, उसमें चंद्रशेखर आजाद अपना रोल कहाँ देख रहे हैं? देखो, मैं सबसे पहले तो इस बुरे समय में जिन्होंने अपनी सवाल खड़ा करके सरकार से जवाब मांगा, उन सभी भाइयों का, उन सभी नेतागणों का, विपक्ष के जितने भी हैं, उन सबका धन्यवाद है। सत्ता पक्ष से भी कोई कहता तो मैं उनका भी धन्यवाद है, सत्ता पक्ष से भी अगर कोई आवाज उठाता गलत के खिलाफ तो मैं उनका भी धन्यवाद करता। एक दो लोग ऐसे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उन तक मेरी बात चली जाएगी, जिन्होंने वहां रहते भी मुझसे ये पूछने का प्रयास किया कि आप कैसे हो। क्योंकि देखो, लोगों में मानवता तो है, पार्टी अलग अलग हो सकती है। मैं विपक्ष के सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, और मैं उनसे ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर किसी के साथ भी अन्याय होगा तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन 24 के चुनाव से ज्यादा जरूरी ये है कि आज जो माहौल है वो माहौल कैसे बदलेगा। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, आवाज उठाते हैं जेल भेज देते हैं, महिलाएं परेशान हैं, रेप हत्याएं हो रही हैं, गैर बराबरी झुकी तू है। तो 75 साल में देश ने हासिल क्या किया है। हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, हमारी ट्रेन में अभी जो उड़ीसा की घटना है आपने देखा, जानवरों की तरह भरते हैं लोग सफर करने के लिए। हम बुनियादी सुविधाएं तो दे नहीं पाए। हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, मंगल पे जाने की बात, वहां घर बसाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो हम लोगों को अच्छे कपड़े पहनने के लिए, खाने के लिए अच्छा खाना, पीने के लिए अच्छा पानी, रहने के लिए मकान नहीं दे पा रहे हैं। बड़ी बात होती है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा सबको पक्के मकान देंगे, दिल्ली में रैली करके कहा, वहां के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा, लेकिन सबको नहीं पहुंच पाए। अभी भी मैं गया, साक्षी के घर कच्चे मकान है, छत भी नहीं है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, प्रधानमंत्री ने योजना चलाई, प्रधानमंत्री आवास योजना। मैंने डाटा दिया, हमारे कार्यकर्ता गुजरे थे रैली के बाद मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा कच्चे घर हैं शहरीकरण के आसपास। तो किसको दिया आपने? अगर सरकार आम जनता के लाभ को, आम जनता के लिए नहीं है तो किसके लिए? पूंजीपतियों के लिए। तो मतलब चुनाव तो लड़ेंगे ना 2024 में? हाँ, लड़ेंगे, और सब साथ मिलकर के लड़ेंगे। देखो, अब ये सब पे डिपेंड करता है कि लोग कैसे लड़ना चाहते हैं।
आप कैसा चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि ये सरकार जो सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है, उद्योगपतियों के बारे में सोच रही है, ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहिए। इसके लिए सब लोग मिलजुल के प्रयास करें और जो भी सरकार बने उसमें सबकी हिस्सेदारी हो, उसमें पिछड़ों की भी हो, पिछड़ों में दलित और आदिवासी भी आ जाते हैं, उसमें माइनॉरिटी की भी हो, उसमें अगड़ों की भी, सबका प्रतिनिधित्व हो, सबके लिए अवसर हो, नौजवानों को रोजगार मिले। जैसे सरकार सिस्टम पूरा खत्म किया जा रहा है, जो पुराने ओपीसी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, बैकलॉग भरा जाए और आरक्षण का जो फॉर्मूला है वो संवैधानिक रूप से उसको लागू किया जाए। सरकार ऐसी बने जहां हर आदमी महसूस करे कि मेरी सरकार है और लोग इतने इतनी इजी अवेलेबल हो जाएं कि अपने नेता से अपनी बात हम कह सकें। मुझे सीधा सवाल पूछ रही थी, अखिलेश, जयंत, चंद्रशेखर, कांग्रेस, ये चार कहा जाता है कि मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं। क्या इस तरफ आपको मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो, कुछ फैसले पार्टी के रणनीतिक हैं, नीतिगत है, उन पर मैं आज कुछ नहीं कहा। आज तो मैंने लीडरशिप अपने लीडर्स को दे दिया कि आप करो कैसे करना है। अभी मैं इस हालात में नहीं, लेकिन सच ये है कि जो भी बनेगा वो बहुत अच्छा होगा और प्रयास यही रहेगा कि मिलके जो है कहीं कोई विकल्प ऐसा ना छूटे जिससे कि भाजपा दोबारा सेंटर कर जाए। और इसके लिए सबको बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है, कुछ साथी दिखा भी रहे और मुझे उम्मीद है इस बार हम लोग इसमें कामयाब हो जाएंगे। बहन जी को भी साथ लाना चाहिए? वो हमेशा मेरे साथ है, मगर क्योंकि उनकी अपनी पार्टी, उनको फैसले लेने, वो लीडर है और स्थापित लीडर हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री, वो अपने फैसले बहुत बेहतर तरीके से ले सकती हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मेरी जिम्मेदारी देश के प्रति, लोगों के प्रति, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके प्रति ज्यादा है, राजनीतिक दलों के प्रति भले ही कम, लेकिन अपने देश के प्रति ज्यादा है। मैंने अपने महापुरुष संतों के जीवन को पढ़ा और कुछ जिया। मैं खुश हूं कि संघर्ष में मैं पहला था, बाबू जगदेव प्रसाद को नहीं लगी गोली, राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले को नहीं मारने चले गए, मानव काशीराम साहब पे नहीं हमले हुए, किस पे नहीं हुआ, कौन नहीं जेल गया, बहन जी जेल नहीं गई। कोई ऐसा आदमी बताओ जो संघर्ष करके आया और उसको एक मुसीबतों का सामना न करना पड़ा। गोली अगर जरा सी 1 इंच इधर होती, आपने देखी मेरी गोली, तो मैं दिखाना भी चाहूंगा कि ये मदन जी हैं, यहाँ पर बिल्कुल अगर कमर 1 इंच इधर होती तो मेरे पेट को फाड़ के निकल जाती, तो शायद आज चंद्रशेखर ना होता। आज आप यहाँ कह रहे होते कि ये घर चंद्रशेखर घर है, इस मकान में चंद्रशेखर रहा करते थे, आज हमारे बीच नहीं है। मुझे जो दूसरा जन्म मिला है इतने बड़े हमले के बाद, मैं इस जीवन को भी अपने लोगों के और अपने महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए लगा दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब जो अधूरा सपना है, चौधरी चरण सिंह जी का, सर छोटू राम का, मामना रामसु वर्मा जी का जो अधूरा सपना है, उसको पूरा करने के लिए मैं अपना जीवन लगा दूंगा। और अब मैं इसी के लिए जीऊंगा। मेरा पहले भी व्यक्तिगत कुछ नहीं था और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अब एक ही जीवन है मेरा कि जिस वजह से कुदरत ने मुझे दूसरी जिंदगी दी, इसको मैं उन वर्गों के हितों के लिए, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनके लिए नए अवसर के लिए और उनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन देने के लिए लगा दूंगा। मुझे लग रहा है कि आप बात करते करते बड़े इमोशनल भी हो गए हैं। अब मुझे पता है, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ, आप बड़े इमोशनल हैं भी, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द जो वो वाला घाव वाला दर्द है, उससे ज्यादा कहीं आपको दर्द दिखाई पड़ रहा है। कौन सा दर्द है? आज मतलब मैं आपसे इतना खुल करके नहीं कहने के लिए कहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो आपके फॉलोअर्स हैं वो भी देख रहे हैं। क्या दर्द, सबसे बड़ा दर्द क्या है जो अभी आप महसूस कर रहे हैं? क्योंकि मैं महसूस कर पा रहा हूँ। कुणाल भाई, मेरा दर्द एक ही है कि अभी मेरे बहुत सारे काम अधूरे हैं और जो हमारे लीडर्स द्वारा, पुराने लीडर द्वारा अधूरे छूट गए, उनको पूरा करना है। वास्तविकता में सच है कि ये जो दर्द है और ये जो घाव, ये कम है, इससे बड़े बड़े घाव मेरे पास है। मैं रोज अपने लोगों के साथ होते अन्याय को देखता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि ये आज नहीं तो कल वंचित वर्ग अपनी ताकत को समझेगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। तो मेरा दर्द यही है कि मानव एक समान हो और आम आदमी को बुनियादी सुविधाएं मिले। मेरा दर्द उनके लिए जिनको इंसान नहीं समझा जा रहा, उनको इंसान समझा जाए, उनको इंसानों जैसा व्यवहार और सम्मान दिया जाए। और ये इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें जिस तरह से जातियों में भेदभाव है, तो इंसान को इंसान समझना आसान नहीं। इसके लिए हमें बहुत मूलभूत काम करने पड़ेंगे और संविधान अगर हर बचपन से पढ़ाया जाए, लोगों को समझाया जाए, तो शायद मुझे लगता है कि बहुत फायदा हो सकता है। तो संविधान लागू कराना, उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। और जो उम्मीदें लोगों को हमसे हैं, वो चाहते थे कि वो मेरी हत्या नहीं करना चाहते थे, वो उन विचारों की हत्या करना चाहती जो लाखों लोगों को लड़ने की हिम्मत दे रही है और जो चाहते हैं कि लोग लड़े। तो जैसे मैं मानता हूं कि
व्यक्ति मर जाता है, विचार जिंदा रहते हैं। मैं भी चला जाऊंगा तो विचार जिंदा रहेंगे, लेकिन अब समझो कि अब जीना, जिंदा दिली से जीना आज अब स्टार्ट होगा। और थोड़ा ज्यादा तो आप संभल के भी रहेंगे, अब आगे कहीं जाएंगे तो थोड़ा अपना ख्याल ज्यादा रखेंगे। मैंने कहा ना कि अब जिंदा दिली से जीऊंगा, अब और जमी नहीं रहूंगा। मौत एक बार आती है, आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है, लेकिन जब तक वो जिए तो उसको ये, उसका जीवन ये एहसास कराए लोगों को कि जीवन ऐसे जिया जाता है, ऐसे जी के दिखाऊंगा। चलिए, आपका बहुत वक्त मैंने लिया और मुझे पता है कि आप कष्ट में हैं, शरीर से भी और अभी मन से भी कष्ट में है। तो इस वक्त मैं बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपने बहुत समय निकाला और बहुत जिंदा दिली से भी बात की और बेबाकी से भी बात की, और साथ ही साथ आपने कहा कि आपने इस हमले में आप कमजोर नहीं हुए, मजबूत हुए हैं, ताकतवर हुए हैं, और उसके मायने कई सारे निकाले जा सकते हैं कि आपको कहां कहां से ताकत मिली है। कई सारे लोगों ने आपको समर्थन भी दिया। आपने कहा कि साक्षी मलिक आई, आपको राखी भी बांध करके गई। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो जब इंसान मुश्किल में रहता है तो उस मुश्किल दौर की बहुत सारी चीजें पहचान भी होती कि कौन आपके साथ खड़ा है। खैर, ये चंद्रशेखर आजाद, पहली बार इन पर हुआ जो हमला, जानलेवा हमला, उसके बाद बात करते हैं।